डीआईजी साहब, एसपी साहब, डीसी साहब और मीडिया से हमारे पुनीत जी, दोस्तों साहब, आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का परिसर तपोवन जो है, यहाँ ऐतिहासिक सीपीए जोन 2 का सम्मेलन होने जा रहा है। सीपीए से अभिप्राय है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और जोन 2 क्योंकि सारा राष्ट्र जो है लोकसभा के माध्यम से जोन्स में बटा है, और जोन 2 स्टेट्स जो हैं उसमें 5 राज्य आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है। तो ये 5 राज्यों का जो जोन है, इसकी जो कन्वीनरशिप है, ये पिछले साल हर वर्ष जो है इसका कन्वीनर अपॉइंट होता है, फिर लोकसभा उसको कंटिन्यू करती है, चेंज करती है। तो इन 5 राज्यों की कन्वीनरशिप मुझे जो है लोकसभा के माध्यम से मिली, और ये जो जोन 2 की जो कॉन्फ्रेंस है इन 5 राज्यों की, विशेष रूप से वो यहाँ सीपीए के माध्यम से हमारे तपोवन के परिसर में जो है आयोजित हो रही है, जो पहली बार ऐतिहासिक है। जैसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कौंसिल चैम्बर के नाम से जो शिमला में जानी जाती है, उसमें पहला जो सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, वो 1921 में हुई है, और उस समय के जो अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट जो ब्रिटिशर थे उनके द्वारा हुई। फिर उसके बाद मुसलसल और देश में पहली जो ये लोकसभा और विधानसभाओं से मुतल्लिक चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सम्मेलन है, ये देश में पहला सम्मेलन शिमला में हुआ है, और उसी के तर्ज पर अभी लास्ट ईयर भी जो है 13वीं विधानसभा में 100 वर्ष उसके मनाए गए थे, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन और लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में भी हैं वो उसमें भी आए थे। तो हिमाचल प्रदेश वैसे तो ऐतिहासिक है, जहाँ तक जो यहाँ का हमारी जो विधानसभा है, विधानमंडल है, क्योंकि वो सीट ऑफ पार्लियामेंट भी रही है, समर कैपिटल रही है, और जब सिलेक्टिव गवर्नमेंट थी जिसका हाउस 145 का था, जिसमें 104 मेंबर चुनकर आते थे, 41 नॉमिनेट होते थे, उस समय वाइसराय के टाइम में जब हम आज़ाद नहीं थे या आज़ादी की तरफ अग्रसर थे, तब से सम्मेलनों का आयोजन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश शिमला से हुई है। और ये दूसरा परिसर वर्ष 2003 और 7 के दौरान तपोवन में उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा इसको निर्मित किया गया, इस दृष्टि से कि जो विंटर्स है उसका विशेष जो सत्र है विधानसभा का, उसको उस समय की सोच ये थी कि इसको जो है हम विंटर सेशन के रूप में और विंटर सजॉर्न के रूप में, जो हमारा निचला क्षेत्र है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बर्फ़ से ढका हुआ रहने वाला प्रदेश है, और इसके निचले जो पहाड़ है उसका तापमान लगभग मैदानी इलाकों से मिलता है। तो यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इस सोच के माध्यम से यहाँ इस परिसर का निर्माण हुआ, और इसमें विधानसभा सत्र आयोजित होते रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो पहली बार हम इसमें करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे जो निचले क्षेत्रों के लोग हैं, चाहे वो कांगड़ा से संबंधित हैं, चंबा से हैं, हमीरपुर से हैं, या पार्ट ऑफ मंडी से है, बिलासपुर से हैं, वो ये चाह रहे थे कि इस परिसर का अधिक से अधिक यूज़ हो, और यहाँ जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराए जाए, कुछ और सम्मेलन भी हों। तो उस दृष्टि से हमने इसकी शुरुआत अभी जो है सीपीए जोन 2 की मीटिंग से हमने शुरू की है, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जैसे जोन 2 की कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा, उसके बाद ये परिसर जो है राष्ट्र स्तर के ऊपर लोकसभा और विधान मंडलों के लिए अन्य जो
गतिविधियां हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या अन्य जो बहुत सारे कार्यक्रम लोकसभा के द्वारा अन्य प्रदेशों में आयोजित होते हैं, विधानमंडलों में आयोजित होते हैं, उसमें प्राथमिकता पर धर्मशाला आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। उस दृष्टि से भी जो है हमने जो है तपोवन का चयन जो है हमने किया है, जिस पर आदरणीय लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला ने हमको जो है पूरा जो है उसमें जो है सपोर्ट भी दिया है और उन्होंने हमारे इस आइडिया को अप्रूव भी किया है और वो भी इस सम्मेलन में आएंगे। तो ये सम्मेलन जो है 29 तारीख को सारे डिग्नेटरीज यहाँ आएंगे। उसमें विशेष रूप से 5 राज्यों के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और वहाँ से विप, चीफ विप और डिप्टी चीफ विप जो भी है वो विशेष रूप से इस सम्मेलन में आमंत्रित है। जो विषय हमने रखे हैं जिनके ऊपर अंदर चर्चा होगी, डेलिब्रेशन होगा, उसमें 5 राज्यों के 5 6 माननीय विधायक जो चीफ विप है, डिप्टी चीफ विप है, वहाँ ऑपोजिशन के लीडर है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष हैं, वो अपना जो उनका जो अपना व्यू पॉइंट जो है उस सम्मेलन में वो विशेष रूप से उसमें रखेंगे। इसके अलावा जो है हमने कुछ और माननीय अध्यक्ष जो हैं देश भर से उनको भी निमंत्रण दिया है, जिन्होंने जो है जो आना चाहते थे इस सम्मेलन में। उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आ रहे हैं, गुजरात के माननीय अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं और तेलंगाना के अध्यक्ष और चेयरमैन यहाँ इस सम्मेलन में उपस्थित हो रहे हैं। कर्नाटका के अध्यक्ष और जो उनके काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष तो विशेष रूप से सम्मेलन में 2 दिन लगातार उपस्थित रहेंगे। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरवंश जी वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और प्रदेश से हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, हमारे डिप्टी चीफ विप हैं, क्योंकि चीफ विप तो है नहीं है, डिप्टी चीफ विप हैं और यहाँ से एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो उसके सदस्य हैं 5, वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसको सुशोभित करेंगे। हमारे इस सम्मेलन को प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन का जब उद्घाटन होगा, शुरुआत होगी, उस दिन वो विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे, जिस दिन ओम बिरला भी होंगे। और माननीय राज्यपाल महोदय जो है जब समापन होगा उस दिन वो विशेष मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ हमारे इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। और हमारे जो माननीय विधायक हैं विधानसभा के, हमने सबसे पत्राचार किया है, जो भी समय निकाल सकेगा वो इस के उद्घाटन का जो अवसर है, जब इसका इनॉग्रेशन होगा उस फंक्शन में दे आर ऑल इनवाइटेड। और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स है वो सारी कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। वो अंदर जो विधानसभा से जो लोग हमने 5 विधानसभाओं से जो लोग इनवाइट किए हैं, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं और अन्य जो स्पीकर विशेष रूप से हमने जिनको निमंत्रण दिया है, वही जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अंदर उनका डेलिब्रेशन होगा, विच विल बी ए कंप्लीट कैमरा प्रोसीडिंग्स। और जब समापन होगा तो उसका जो है प्रेस वार्ता होगी हमारी। ओपनिंग में प्रेस के लोग जो है ओपनिंग सेशन में यहाँ प्रेजेंट रहेंगे और फिर क्लोजिंग का सेशन होगा उसमें भी प्रेजेंट रहेंगे। बीच में जैसे विधानसभा चलती है, जो मीडिया यहाँ आता है, इस सम्मेलनों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसमें हर तरह का व्यू पॉइंट आता है और जो व्यू पॉइंट उन विषयों के ऊपर आता है उसको लोकसभा का सचिवालय बहुत बारीकी से उसकी स्टडी करता है, फिर उसको रिस्पेक्टिव क्वार्टर्स में, गवर्नमेंट में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में या रूल्स फ्रेमवर्क पे या अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में जो उसको विशेष रूप से जो है वो वहाँ रिस्पेक्टिव क्वार्टर्स के साथ उठाता है। तो हमारे जो विषय हैं जो हमने रखे हैं, जो लोकसभा की सहमति के साथ हैं, पहला तो विषय जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट होगी और चर्चा में आएगा, दैट इज़ रोल ऑफ लेजिस्लेचर्स इन मैनेजिंग द स्टेट रिसोर्सेज विज़ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यानी जो विधानमंडल हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं,
उनका जो है स्टेट के विकास के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ नियम, रूल, कानून, पॉलिसी बनता है वो प्रदेश हित के लिए बनता है, और प्रदेश के जो संसाधन हैं उन संसाधनों के ऊपर एक लेजिस्लेचर्स का कितना जो है कंट्रोल है, किस प्रकार के लेजिस्लेशंस हम यहाँ लेजिस्लेट कर सकते हैं विधानमंडलों में, जिससे प्रदेश की जो आर्थिकी है या आय है या रिसोर्सेज है उसमें जो है लेजिस्लेचर जो है अपना योगदान दे सकता है। क्योंकि जब जनता जो है किसी भी प्रतिनिधि को चुनती है लेजिस्लेचर के रूप में, तो उसकी आशय और अपेक्षा ये रहती है कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो है हमारा वो हर काम करेगा, चाहे यद्यपि वो चुने हुए प्रतिनिधि की सीमाएं हैं पर उन सीमाओं से सारी जनता अवगत नहीं होती है। तो इसलिए देखने में ये आता है अक्सर कि रिसोर्सेज हमारे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज के ऊपर कानून बनाने की इजाज़त विधानमंडलों को नहीं है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है फेडरल स्ट्रक्चर में। जैसा आप जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर जो है पूरा तरह से नियंत्रण प्रदेश का नहीं है। जैसे पानी के ऊपर है, पर्यावरण के ऊपर है, जंगल के ऊपर है, यद्यपि ये सारा रिसोर्स जो है हिमाचल प्रदेश से। तो इसके ऊपर चर्चा होगी, और जो है सभी जो माननीय अध्यक्ष थे उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एक इशू है मेजर लेजिस्लेचर्स का, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, चुन के लोकसभा बनती है और उसमें रिप्रेजेंटेशन निश्चित है सभी एरियाज के लिए और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो हमारी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है वो जो भी काम करती है वो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करती है। और पार्लियामेंट जो है, संविधान ने पार्लियामेंट को बहुत शक्तियाँ दी है। इम्पीचमेंट की पावर पार्लियामेंट के पास है, नो कॉन्फिडेंस की पावर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अगर रिमूव करना हो, नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट पास करती है। चीफ जस्टिस या जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अगर इम्पीच करना है तो उसकी पावर पार्लियामेंट के पास है। राष्ट्रपति को इम्पीच करना है उसकी पावर जो है उपराष्ट्रपति को। तो पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, आइदर इट इज अ टूल ऑफ द सिस्टम ऑल्सो, द पार्लियामेंट इटसेल्फ इज अ टूल टू द सिस्टम ऑल्सो। तो इसलिए ये विषय जो है एक व्यापक विषय है, उसके ऊपर जो है सभी माननीय अध्यक्षों का क्या व्यू पॉइंट आता है वो हम यहाँ देखेंगे उस दिन। और दूसरा विषय हमने रखा है डिस्क्वालिफिकेशन। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 10th शेड्यूल के माध्यम से 9 माननीय सदस्य अनसीट हुए, जो विधानसभा की सदस्यता उन्होंने खोई, और फिर चुनाव में 6 जो है नहीं जीत सके, 3 दोबारा से जीत के आए। तो ये विषय भी हमने ये रखा है कि जो 10th शेड्यूल है इसको और ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है, या कुछ लोगों का मत ये है कि इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर भी, क्योंकि मैंने अपना व्यक्तिगत मत तो अभी जब 1 नेशन 1 इलेक्शन ये जो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी उसमें मुझे प्रश्न के माध्यम से जब अनुराग जी ने पूछा तो मैंने अपना मत तो स्पष्ट किया, लेकिन अन्य जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं या प्रतिनिधि जो इसमें आएंगे उनका क्या मत है इसके ऊपर जो है वो भी हम जानेंगे, और उसमें क्या कॉन्सेंसस बनता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और आज की परिस्थितियों में जो है इसको सशक्त और मजबूत करने की बात है। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन में जब चुन जाए सरकार तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष तक जो है अपना कार्यकाल पूरा करे, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसमें सहायक सिद्ध होता है। किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर्स के उस मैंडेट को फ्रैक्चर ना किया जाए, उसको मैनूवर ना किया जाए, ये उसी दृष्टि से एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है उसको बनाया जाए। और तीसरा, जैसा आप जानते हैं, आप देखे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके माध्यम से आपने देखा होगा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना प्रयोग व्हाट्सएप पर मीडिया में हो रहा है और नेगेटिविटी के रूप में ज़्यादा हो रहा है। तो इसका पॉजिटिव यूज़ हम कैसे करें, और लेजिस्लेचर का जो काम है, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहली विधानसभा देश की है जिसमें ई-विधान के मॉडल को हमने अपनाया, और अब नेबा के ऊपर सारा देश जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अन्य जो विधानसभाएं हैं वो भी ई-विधानसभा हुई, लोकसभा भी उसके बाद हुई, तो उनके अपने जो सिस्टम हैं
वो भी उन्होंने अपना डेवलप किया है। हमारे पास भी ई विधान था, हमारे पास मॉडल था। हमको ये कहा गया कि आप नेबा पर आएँ, हम नेबा पर आए हैं, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी हमको अपना ई विधान मॉडल को भी रिवाइव रखना है। तो उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श करके आने वाले समय में इसको जो है पैरेलली हम रखेंगे और साथ में नेबा के साथ भी जुड़ेंगे। और एआई के माध्यम से, क्योंकि एआई एक ऐसा जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी कंसेप्ट आई है कि 1952 में जो हमारे जनप्रतिनिधि थे लोकसभा के या विधानसभा के, उन्होंने किसी विशेष विषय के ऊपर क्या मत दिया और उसके ऊपर उनका क्या भाषण था, एआई के माध्यम से आप उस सारी डिबेट को जो है डिजिटलाइज करने के बाद उस स्पीच को 1 सेकंड के अंदर देख सकते हैं, जबकि उसको देखने के लिए आपको बहुत सारा समय जो है अदरवाइज लगता है। तो एआई कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव द लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस जो है थ्रू आउट द कंट्री। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा जो है, ये 3 विषय जो है मेन जो है यहाँ पर चर्चा में आएंगे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चर्चा होगी उसका जिक्र हम करेंगे। आप सब प्रेस के साथी यहाँ आए हैं, आपका धन्यवाद, आभार। और किसी ने कोई स्पष्टीकरण लेना है रिलेटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस ओनली, एक मिनट, रिलेटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस ओनली, बाकी नो अदर क्वेश्चन विल बी एंटरटेन। हाँ जी बोलिए। हमारी अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग हुई है। ये ठीक कहा आपने, हिमाचल प्रदेश इन दिनों में टूरिस्ट की दृष्टि से ओवर पैक्ड होता है और इसकी व्यवस्था हमने पहले से की है और ये जानकारी थी हमको। हमने होटल्स में अरेंजमेंट्स वगैरह सारे कर दिए हैं और इसलिए हमने धर्मशाला रखा है क्योंकि एयर कनेक्टिविटी है यहाँ पर। तो हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि में कोई ऐतिहासिक फैसला हम ले रहे हैं, इस नियत से ले रही हैं कि देवभूमि जो है सारे राष्ट्र में जो है जानी जाए। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने देवी देवताओं के ऊपर कि 29 से लेके 1 तारीख तक, 2 तारीख तक बहुत बढ़िया मौसम भी रहेगा, सारे डिग्निटरी आएंगे भी और हमारे धर्मशाला को तो विशेष रूप से और हिमाचल प्रदेश को और ज़्यादा जो है इनपुट जो है टूरिज्म की दृष्टि से भी मिलेगा। इसमें जो मैंने पहले कह दिया कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो इंटरनल होती है, उसके अंदर व्यू पॉइंट दोनों तरफ का आता है और उसके ऊपर उस व्यू पॉइंट को कैसे उसका सिंथेसिस करना है ये लोकसभा का सचिवालय उसको स्टडी करता है। और स्टडी करने के बाद जहाँ जहाँ जिस जो है लेवल के ऊपर उसको आगे ले जाने की, जो रिसर्च के माध्यम से ले जाने की जरूरत होती है उसको ले जाते हैं और अंदर क्या हुआ उसकी जानकारी जो है लोकसभा के स्पीकर और साथ में मैं भी बैठूंगा, वो हम आपको मीडिया को देंगे कंक्लूशन के ऊपर। जब कंक्लूड हो जाएगी सेरेमनी तो हम आपको देंगे, इनॉग्रेशन का भी आपको देंगे। आपका क्या मत है सर? आपने मेरा तो पहले से मत स्पष्ट है, मैं तो इसके ऊपर निर्णय दे चुका हूँ और मैं उससे आगे जाना चाह रहा हूँ क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि जो चुन के आता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित है या किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, इंडिपेंडेंट आता है, तो उसके ऊपर जो है संवैधानिक ये मैंडेट है और जो उसकी ड्यूटी है कि वो 5 वर्ष तक जिस लोकसभा या राज्यसभा या जो विधानसभा का सदस्य रहा है वो अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करे। उसको कहीं कोई अधिकार एथिकली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, लीगली भी ना मिला है, ना मिल सकता है, ना मिलना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है कि वो जाए और ऊपर जाकर अगर उसको लगे कि भाई वो बहुत सारे जो जनता के जो प्रश्न हैं उनका समाधान कराने में जो है वो सफल नहीं हो रहा है, अपनी विफलताओं को लेकर जो है फिर वो दल बदल करे, दल बदल के माध्यम से चुने हुए उस लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको कमज़ोर करे, इसका अधिकार जो है ना संविधान देता, ना कानून देता, ना एथिक्स देती है, ना फिलॉसफिकली जो है इसका जो है आप अगर इसको सोचो तो ना आपको मिलता। रिप्रेजेंटेटिव से 5 वर्ष के लिए हैं और 5 वर्ष में जनता जो है उसको वो अधिकार दिया गया है, आप समीक्षा करेंगे कि आपके प्रतिनिधि ने अगर काम अच्छा नहीं किया तो जनता के पास अधिकार है उसको बदलने का, उस राजनीतिक दल को बदलने का। जब 5 वर्ष का एक कार्यकाल है, काम करने के लिए कार्यकाल है, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो हो रहा है इसके पीछे भी यही कंसेप्ट है।
वैसे तो वन नेशन वन इलेक्शन 1952 से है। मिड टर्म की व्यवस्था आई बीच में, क्यों आई? क्योंकि सरकारें टूटी और सरकारों के गिरने से, माइनॉरिटी में आने से दोबारा से चुनाव हुआ, लेकिन कार्यकाल 5 वर्ष का रहा। अब 169वां जो संशोधन है, इसमें यही तो चर्चा का विषय है कि ये 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा और राज्यसभाओं का बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी विधानसभाओं के चुनाव 1922 में हुए या 1921 में हुए या 1920 में हुए। तो कार्यकाल तो अब किसी ये जो विधानमंडल है उनका कम होगा, 2 वर्ष का हो, 1 वर्ष का हो। क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? फंडामेंटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है कि जो व्यवस्था है 5 वर्ष की, उसको इजाज़त देता है या नहीं देता है, और उसके मूल बेस को आप परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ही कंसेंसस हो रहा है। ये मीटिंग जो हमारी हुई है वो भी इंटरनल है सारी, उसमें सारा व्यू पॉइंट गया है, प्रोज एंड अगेंस्ट गए हैं उसमें। वही दैट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ जो है पब्लिक डाइजेशन, प्रेस का डाइजेशन है। तो मेरा मत तो बड़ा स्पष्ट है, इसको और सख्त होना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार का आचरण करे 6 वर्षों के लिए उसको निष्कासित कर देना चाहिए, और जो भी उसको जो है एमोल्यूमेंट्स, जो भी प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज़ विधानसभा से एज ए पूर्व विधायक के रूप में मिलती हैं, वो सारी निरस्त कर देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई इस प्रकार का आचरण ना कर सके। थैंक यू वेरी मच।